आप सभी को मेरे YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और श्रोतागण, आप सभी को जैसे विदित है कि कल देश स्वतंत्र दिवस मनाने वाला है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अग्रिम में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस में हमें अपने आप को कई बीमारियों और कई बुराइयों से अपने आप को पृथक करना होगा। समाज में कई बुराइयां हैं, जैसे कि द्वेष की भावना, चाहे वह जाति के आधार पे हो, चाहे वह धर्म के आधार पे हो, भ्रष्टाचार, दुश्मनी, गरीबी, अशिक्षा, शोषण, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं जो अभी भी हमारे समाज से दूर नहीं हो पाई है। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को यह नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। आज हमें इन सभी सामाजिक बुराइयों पर विजय पाना है, तभी हम अपने आप को स्वतंत्र कह पाएंगे। क्योंकि मैं जिस समाज के लिए कार्य करता हूं, वह समाज का क्षेत्र है कृषि को लेकर, और अभी मैं जिस प्रकल्प को लेकर कार्य कर रहा हूं, वह है कृषक उत्पादक कंपनी। कृषक उत्पादक कंपनी में किसान कैसे लाभान्वित हो सकेगा, सरकार की क्या मंशा है, इसको लेकर मैं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, सरकार ने कृषक उत्पादक कंपनी बनाया है। वास्तव में यह एक नेक इरादों के साथ बनाया गया प्रकल्प है, लेकिन जो कृषक सदस्य या हम जैसे जो कर्मचारी इस प्रकल्प में जुड़ते हैं, वे अपने दायित्वों को सही से निभा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण जो भी शासकीय अनुदान मिलना रहता है, वह या व्यापार के लिए जो भी राशि कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार से मिलने रहती है, वह समय पर नहीं मिल पाता है। इसके कारण कंपनी ठीक से व्यापार नहीं कर पाता है। हम एक कृषक उत्पादक कंपनी को छोड़ दें, आप अपने घर के या आसपास के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यापार का अध्ययन करिए। क्या हम मान सकते हैं कि 2-3 साल में कोई भी व्यवसाय फल फूल जाता है या शुद्ध लाभ कमाने लगता है? नहीं ना, समय लगता है। हम एक पौधा भी लगाते हैं, फल फूल आने में समय लगता है। तो हमें धैर्य भी रखना चाहिए कि अगर कोई व्यापार हमने चालू किया है तो लाभ आने में समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना है। लेकिन धैर्य रखने के लिए आपको
अपने दायित्व को नहीं छोड़ देना है। नहीं तो दायित्व आप छोड़ दोगे तो उस धैर्य को धैर्य नहीं कहा जाएगा। धैर्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप अपने दायित्व को निभाते हुए जो परिणाम की आप अपेक्षा रखते हो उसे प्राप्त नहीं होते तक निरंतर उस पर कठोर कार्य या निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। अभी शुरुआत में कृषक उत्पादक कंपनी को सभी लाइसेंस, सभी अनुज्ञप्ति पत्र प्राप्त करने में ही समय चला जाता है। सदस्य कृषक को कंपनी में जोड़ने में ही समय चला जाता है। कोई भी कृषक सदस्य 500 या 1000 रुपया देने से पहले क्या लाभ मिलेगा, इसको लेकर एक प्रश्न करता है, जो कि अनुभवी कर्मचारी के लिए बताना तो आसान होता है, लेकिन जो कॉलेज से पढ़कर मुख्य कार्यकारी के पद पर विराजित होते हैं, उन्हें कृषक समाज के कई प्रश्न का जवाब समय पर देना नहीं आता है। इससे सदस्य के रूप में कृषकों को जोड़ पाना और भी मुश्किल हो जाता है। कई बार शासकीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी निदेशक सदस्य के रूप में जुड़ते हैं और कृषकों को कंपनी में सदस्य के रूप में अगर जोड़ने में मदद करते हैं तो कुछ हद तक कार्य आसान हो जाता है। सदस्य कृषक तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उन लोग भी धैर्य नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 500-1000 रुपये कंपनी में दिए हैं, तो उन्हें भी कुछ न कुछ लाभ चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। आखिर मैं या आप, जो भी आप लोग मेरा यह वीडियो सुन रहे हैं, हम लोग भी 1000 रुपये अगर बैंक में रखेंगे तो कम से कम साल में 70-80 रुपये का तो ब्याज देगा ना भाई, क्यों नहीं देगा? तो अगर कृषक सदस्य 1000 रुपये जो कंपनी में देता है या जमा करता है, वह कंपनी से कोई भी लेन देन नहीं करेगा तो भी चाहेगा कि 70-80 रुपये का लाभ उन्हें मिले, और ये जायज़ है। ये मानव स्वभाव है, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे। अब प्रश्न आता है कि अगर किसी ने सदस्य के रूप में 1000 रुपये कंपनी में दिए और उन्हें 70-80 रुपये भी नहीं मिलता है, तो यह गलत है। इसका मतलब कंपनी सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है। दोस्तों, हम जानते हैं बहुत से कृषक उत्पादक कंपनी अपने सदस्यों को कोई लाभ नहीं दे पाता है, कोई आज तक डिविडेंड नहीं दे पाता है, कोई कृषि आदान उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो भी कृषक सदस्य जो कंपनी में जुड़े रहते हैं, वे कोई प्रश्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है उसको 2 लोगों को जवाब देना रहता है। एक है अपने निदेशक सदस्य और एक है जो कृषक उत्पादक कंपनी बनाए रहता है उस संस्था को। कृषक सदस्य और निदेशक सदस्य निर्णय लेने में अपनी मजबूती कभी नहीं दिखा पाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्यादातर समय अपने कृषि
उत्पादक कंपनी के गठन करने वाली संस्था के मार्गदर्शन में ही कार्य करते रहती है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक सदस्यों का परस्पर विचारों का आदान प्रदान और सहयोग और सही निर्णय इत्यादि को लेकर असमंजसता बन जाती है। निदेशक सदस्य और सीईओ को कंपनी संचालन के लिए न सिर्फ समय पर निर्णय लेना चाहिए अपितु कठोर निर्णय लेना चाहिए और दोनों को भी सिक्के के दो पहलू की भांति कार्य करते हुए न सिर्फ कंपनी का हित रखना चाहिए अपितु सदस्य कृषकों का भी हित का संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए। बहुत से कृषक उत्पादक कंपनी में मैं निदेशक सदस्यों का भी स्वभाव देखता हूं। उन्हें निदेशक सदस्य तो बना दिया जाता है या वे दुनिया दिखाने के लिए निदेशक सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन पहले वे भी यह सोचते हैं कि हमें लाभ कैसे मिलेगा। दोस्तों, शासन ने जो कृषक उत्पादक कंपनी बनाई है उसमें निदेशक सदस्यों को कैसे लाभ मिलेगा इस बात का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सरकार ये मान के चलता है कि जो निदेशक सदस्य और अध्यक्ष कृषक उत्पादक कंपनी में जुड़ते हैं वो समाज के सेवा के लिए जुड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की आलोचना करता हूं, क्योंकि आज के दिन में हम एक बच्चे को भी एक किराना दुकान भेजते हैं और उन्हें कुछ सामान मंगाते हैं तो कम से कम बच्चा हमें पूछता है मुझे 1-2 रुपया दो, चॉकलेट लाना है। तो एक निदेशक सदस्य, एक कंपनी का अध्यक्ष जो भी कंपनी को समय देंगे, क्या आज के महंगाई के युग में मुफ्त में कंपनी को समय दें इस बात की अपेक्षा की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो मैं जो ये प्रावधान बनाया गया है कि निदेशक सदस्यों को कोई लाभ ना मिले, सामाजिक रूप से काम करें, इसका मैं निंदा करता हूँ। करना चाहिए, जहाँ गलत है अगर हम गलत नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा दोस्तों। लेकिन शासन ने सीधे सीधे निदेशक सदस्यों को लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, लेकिन एक दूसरा पर्याय तो खोला है ना कि कंपनी को संचालन करने के लिए जो भी नियम बनाना है उसके लिए निदेशक सदस्य स्वतंत्र हैं। वे प्रस्ताव पारित करके कंपनी के लिए नियम बना सकते हैं। तो निदेशक सदस्यों को अब चाहिए कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए कंपनी को लाभ में लाएं और जो लाभ प्राप्त होगा उसका एक हिस्सा आप अपने लिए भी रखें और कुछ हिस्सा कृषक सदस्यों के लिए भी रखें। आखिर सरकार का कृषक उत्पादक बनाने का लक्ष्य ही क्या है? लक्ष्य सिर्फ एक ही है, किसानों के लिए, किसानों के और किसानों के द्वारा। तो यहाँ पे अगर कृषि के कार्य में कृषक सदस्य जुड़ते हैं और नेतृत्व करने के लिए निदेशक सदस्य रहते हैं, तो इस कृषि के व्यापार से जो लाभ होगा, संचालन के लिए, खर्च के लिए
कंपनी को जो हिस्सा देना है वो देना चाहिए। निदेशक सदस्यों जो मेहनत करेंगे उनको अगर कुछ लाभ मिलता है वो हिस्सा निकालना चाहिए, और बाकी कृषक सदस्यों को लाभांश के रूप में बांटते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बशर्ते उसको निदेशक मंडल के बैठक में प्रस्ताव पारित हो, वार्षिक आम सभा में स्पष्ट उल्लेख हो, फिर आप लोगों को प्राप्त लाभ का हिस्सा आपस में बांटने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि क्या आप कंपनी से लाभ का हिस्सा तब बांट सकेंगे जब कंपनी पूर्व में ही नुकसान में है? ऐसा करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी जब लाभ के स्थिति में रहे, या आप दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि न फायदा न नुकसान की स्थिति में रहे, तब आप उस परिस्थिति में जो व्यापार करते हो वहाँ पर जो लाभ अर्जित करते हैं उस हिस्से में से आप कृषक सदस्य और निदेशक सदस्य और कुछ कंपनी के लिए लाभ का हिस्सा आपस में बांट सकते हैं। जब इन तीनों के बीच में संतुलन होगा तो मुझे नहीं लगता कि कृषक उत्पादक कंपनी को स्थिरता देने से कोई रोक सकेगा। दोस्तों, कल 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। अब सरकार ने जिस परिप्रेक्ष्य से कृषक उत्पादक कंपनी को बनाया है उसमें कृषक स्वतंत्रता का लाभ कैसे ले सकेगा उसको लेकर मैं कुछ शब्द कहूँगा। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस में अवसर पर जो निजी कृषि केंद्र हमारे कृषक भाइयों के शोषण करते हैं, उस शोषण से हम कृषक भाइयों को बचाने का एक जिम्मेदारी निभाएं, ये हम सभी कृषक उत्पादक कंपनी के कर्मचारी और निदेशक सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने कृषक उत्पादक कंपनी से अपने सदस्यों को स्वतः निर्मित बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराएं। गुणवत्तापूर्वक सस्ते बीज हम दो तरह से अपने कृषक सदस्यों को उपलब्ध करा सकते हैं। पहला है, हम प्रजनन बीज कृषक सदस्यों को दें या आधार बीज कृषक सदस्यों को दें। आधार या प्रजनन बीज जो कृषक सदस्यों को हम देंगे उससे ही वे 2 बार फसल लेकर बीज उत्पादन कर सकेंगे। इससे कृषक सदस्यों का बीज में जो लागत आएगा वह घट जाएगा। तो इस प्रकार से सस्ते बीज कृषक सदस्यों को मिल पाएगा। या फिर प्रजनन बीज हम कृषक उत्पादक कंपनी से किसान भाइयों को देंगे। कंपनी और कृषक सदस्यों का प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराएंगे और उनके तत्वाधान में बीज कार्यक्रम लेंगे और सदस्य कृषकों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराएंगे, जिसमें गुणवत्ता का कोई भी समझौता नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम सस्ते बीज और गुणवत्तापूर्वक बीज अपने कृषक सदस्यों को उपलब्ध कराएंगे। तो बीज उपलब्धता को लेकर कृषक भाइयों का बाजार में जो शोषण होता है उससे कृषक भाई अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। दूसरा आता है खाद को लेकर।
मेरे कृषक भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि खाद आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। विदेशों से खाद आयात किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि हमें कुछ लाभ अपने सदस्यों को दिला पाएंगे, क्योंकि बहुत कम मार्जिन रहता है, वो भी परिवहन वगैरह में खर्च हो जाता है। फिर भी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक सदस्य निर्णय लेके जितना हो सकता है बाजार दर से या बाजार दर के बराबर या शासकीय दर पे कृषक सदस्यों को खाद उपलब्ध कराएं। हम कृषक उत्पादक कंपनी के निदेशक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व है कि इन्हें जो कालाबाजारी के कारण बाजार में जो खाद के दाम बढ़ते हैं, इनसे हमें अपने सदस्यों को सुरक्षित रखना चाहिए। इसी के लिए वे हमारे साथ एक परिवार की भांति सदस्य के रूप में जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर कृषक उत्पादक कंपनी शासकीय दर पर या शासकीय दर से कम दर पर कृषक सदस्यों को खाद उपलब्ध कराता है, तो क्या कृषकों की भी जल्द से जल्द भुगतान की जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल है। जब आपको सस्ते दर पर कृषक उत्पादक कंपनी खाद उपलब्ध कराती है, तो आपको भी नगद में भुगतान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उधारी में हमें दवाई लेके 3-4 महीने के लिए भुगतान रोक दें। तो खाद और बीज में आप लोगों को लाभ तभी मिल पाता है जब कृषक सदस्य अपना अगर अधिकार को समझेंगे तो अपने जिम्मेदारी को भी समझना होगा। उनका अधिकार यह रहेगा कि बीज और खाद अच्छे गुणवत्ता का और बाजार से कम दर पर उपलब्ध हो, ये कृषक भाइयों का अधिकार है। लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी ये है कि उन्हें कृषक उत्पादक कंपनी में उधार में सामग्री लेकर 3 महीना 6 महीने के लिए नहीं रुकना है, क्योंकि कृषक उत्पादक कंपनी अपने आप में इतना सार्थक नहीं रहता है कि वह उधारी में कृषि आदान का वितरण कर सकेगा या विक्रय कर सकेगा। दोस्तों, अगर कोई कृषि केंद्र से आप उधारी में कोई सामग्री लेते हो, तो आप गौर करिएगा कि वह कृषि केंद्र दिन दुगुना रात चौगुना विकास करता है। क्यों? क्योंकि मूल जो कृषि आदान आपको बेचता है, जिस मूल राशि पर आपको कृषि आदान विक्रय किया जाता है कृषि केंद्र के द्वारा, अगर आप उधारी में लेते हो तो उसका ब्याज कितना जोड़ता है, शायद बहुत कम लोग इसको लिख कर हिसाब रख पाते हैं। तो खाद और बीज में हम बीज उत्पादन कार्यक्रम और नगद में शासकीय दर पर खाद कृषक सदस्यों को उपलब्ध कराकर बीज और खाद के शोषण से अपने सदस्य कृषकों को दूर रख पाएंगे। अब मैं दवाई खरीदी के लिए कृषकों को शोषण से कैसे बचाया जा सकेगा, इसको लेकर भी 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कृषक उत्पादक कंपनी ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर के डीलरों से माल न खरीदे। उनके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वे सीधे सीधे तौर पर
दवाई निर्माता कंपनी से डीलर लें अपने कंपनी के लिए, और सीजन में मांग आने से पहले, जैसे कि कहें अगर हमें खरीफ के सीजन में अपने सदस्य कृषकों को दवाई बेचना है तो हमें जनवरी फरवरी में ही दवाई निर्माता कंपनी के पास ऑर्डर दे देना है। और अगर रबी में हमारे किसान भाइयों को दवाई विक्रय करना है तो अक्टूबर के अंत तक ही हमें दवाई के ऑर्डर के लिए अग्रिम भुगतान कर देना है। इस दोनों उदाहरण में हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध हो पाएगा। अगर सस्ते दर पर कृषक उत्पादक कंपनी को दवाई प्राप्त हो जाता है तो इसका लाभ अंतिम क्षण में कृषक सदस्यों तक पहुंचेगा। इस प्रकार सस्ते दर पर कृषक भाइयों को सस्ती दवाई उपलब्ध हो पाएगा। अब अगर यहाँ पे भी अधिकार और कर्तव्य की बात आएगी, अगर कृषक भाइयों को कृषक उत्पादक कंपनी को खड़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें उधारी का आदत छोड़ना पड़ेगा। तभी कृषक उत्पादक कंपनी कृषक सदस्यों को सस्ते से सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध कराएगा, नहीं तो यह संभव नहीं है। अभी हमने कृषि आदान को लेकर चर्चा किए हैं। इसके अलावा जो कृषि उत्पाद अपने सदस्यों से कृषक उत्पादक कंपनी को प्राप्त होगा, उसके लिए सभी किसानों को संगठित कर एक बाजार उपलब्ध कराने का कार्य कृषक उत्पादक कंपनी कर सकता है। मेरा एक अनुभव रहा है कि कृषक सदस्य कोई भी छोटे छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद बेच देते हैं। जो भी दाम मिले नुकसान में भी कभी कभी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों के पास अपने उत्पाद को रोक कर रखने की क्षमता नहीं रहती है। उनके पास इतना आर्थिक ताकत नहीं रहता है कि जब कृषि उत्पाद के दाम बढ़ेगा तब वह विक्रय करेगा। कृषक सदस्य जैसे ही फसल पकता है, जल्द से जल्द गांव में ही जो लोकल व्यापारी रहता है उससे कुछ अग्रिम पैसे भी लिए रहते हैं, उनको विक्रय कर देता है। तो कृषक उत्पादक कंपनी को गांव-गांव में बैठक करके सभी किसानों को जागरूक करना होगा कि आप लोग किसी भी छोटे व्यापारी को अपने उत्पाद ना बेचो, संगठित हो। और जब हम संगठित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न भिन्न कृषि उत्पाद हमारे नियंत्रण में लेंगे। अगर सभी कृषक सदस्य संगठित हो जाएंगे और कृषक उत्पादक कंपनी के द्वारा ही अपने उत्पाद को विक्रय करेंगे तो बाजार में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भाइयों, उस दिन बाजार में आप लोगों को देखने मिलेगा कि जो उत्पाद आप लोग कृषक उत्पादक कंपनी को दोगे उसका एक शॉर्टेज या कहें कमियां बाजार में निर्मित होगा। और आप लोगों को अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत पता है कि जो उत्पाद बाजार में कम मात्रा में रहती है, मांग अधिक रहता है, उसका दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर पूरे धान, जैसे मैं बसना ब्लॉक का बात करूं, बसना ब्लॉक में रबी में अगर 10,000 क्विंटल धान या हम कहें 50,000 क्विंटल धान अलग अलग राइस मिल को जाता है, अगर हम सभी किसान संगठित हो जाएंगे और हम यह निर्णय ले लेंगे
कि जो भी धान बेचेंगे हम कृषक उत्पादक कंपनी के द्वारा ही बेचना है। तो कोई राइस मिल आपको 1900-2000 रुपए में धान विक्रय करने पर मजबूर नहीं कर सकता है। आपको 2200-2300 में धान मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संगठित नहीं हो पाते हैं। मजबूरी में हम अग्रिम में ही धान कटौती से पहले ही राइस मिल से, छोटे व्यापारी से जरूरत के आधार पे पैसे ले लिए रहते हैं और हम मजबूरी में सस्ते में कृषि उत्पाद राइस मिल या छोटे व्यापारी को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसमें मैं कृषक उत्पादक कंपनी की भी गलती मानता हूँ। कृषक उत्पादक कंपनी और उसके निदेशक सदस्य कितने मात्रा में कृषि उत्पाद का खरीदी होगा इसका कोई जानकारी नहीं रखते हैं, ना अध्ययन करते हैं। इसका पूर्व में ही अध्ययन जरूरी है, ताकि अगर कृषक उत्पादक कंपनी को बड़े मात्रा में धान खरीदना है तो उसके लिए पूंजी की व्यवस्था पूर्व ही करना पड़ेगा। अगर हमें मई में धान खरीदी करना है और हम मई में बाजार से पैसे जुटाने की कोशिश करेंगे तो कृषक उत्पादक कंपनी कैसे धान खरीद पाएगा या कैसे कोई भी रबी का फसल खरीद पाएगा? बिल्कुल संभव नहीं होगा। इसके लिए कृषक उत्पादक कंपनी को दिसंबर तक पर्याप्त मात्रा में लेन देन करना है और उस आधार पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। समझो 5 करोड़ का दिसंबर तक लेन देन होता है तो जनवरी में हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएं, ताकि 1/5 मीन्स 20% जितना कंपनी के खाते में लेन देन हुए रहता है उसका 20% लोन कृषक उत्पादक कंपनी को मिल पाएगा। मतलब अगर दिसंबर महीने तक कृषक उत्पादक कंपनी 5 करोड़ का व्यवसाय या लेन देन करता है तो उन्हें 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। इस 1 करोड़ के लोन से कृषक उत्पादक कंपनी धान खरीदी या अन्य उपज की खरीदी करने हेतु कृषक सदस्यों को समय पर भुगतान कर पाएगा और कृषक सदस्य जो हैं राइस मिल या छोटे व्यापारी को सस्ते में अपने उपज बेचने से बच जाएंगे। इसके अलावा जो दूध है, सब्जी है, फल उत्पादन होता है उसको छोटे मात्रा में उत्पादन के कारण कृषक बाजार तक नहीं आते हैं। इसको लेकर गांव स्तर पर एक संकलन केंद्र बनाने की जरूरत है, जहां से एक साथ पूरे गांव का कृषि उत्पाद को कृषक सदस्यों से खरीदकर मुख्य बाजार में लाकर विक्रय किया जा सकता है। इस बात की हमेशा गुंजाइश रहती है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं नई नई तकनीकी आ गई है, नई नई मशीनरी आ गया है, तो जो मशीनरी का कृषक उत्पादक कंपनी में अधिक उपयोग होता है उसको लोन के द्वारा और अनुदान के द्वारा कृषक उत्पादक कंपनी अपने सदस्यों के उपयोग के लिए खरीदकर कृषक सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकता है और बाजार में जो बड़े व्यापारी और जो बड़े शोषण करने वाले लोग हैं उनसे अपने कृषक सदस्यों का रक्षा कर सकता है। दोस्तों, मैं राहुल सहारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कृषक उत्पादक कंपनी के अपने आदरणीय सभी कृषक सदस्यों को अपना विचार प्रकट किया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत से बातें कहा, लेकिन कुछ ऐसे जानकारी है जिस पर मैं प्रकाश नहीं डाल सका। इसके लिए मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव रखें
ताकि मुझे कुछ सुधार करने के लिए या मुझे नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए एक प्रेरणा मिल सकेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे सभी कंपनी के सदस्य और देशवासियों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और जब तक नए वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, भगवान भोले बाबा आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी। आप सभी का दिन शुभ हो।